हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अपनी मटेरियल साइंस का नेक्स्ट पार्ट हीट ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हीट ट्रीटमेंट का पार्ट 1 डिस्कस किया था, तो आज स्टूडेंट हम लोग हीट ट्रीटमेंट का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, अपना डिस्कस करेंगे डियर हीट ट्रीटमेंट। हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए थे हीट ट्रीटमेंट, ऊष्मा उपचार। देखिए, जब मटेरियल में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मशीनेबिलिटी, स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी को इंक्रीज करना हो तो उसे हम लोग हीट ट्रीटमेंट के थ्रू इंक्रीज कर लेते हैं। मतलब मटेरियल को पहले गर्म करेंगे, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कूलिंग मीडियम का यूज करके ठंडा करेंगे, जिससे डिफरेंट रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज हमें एडॉप्ट हो जाती हैं। यही कहलाता है एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आयरन का। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, एलोट्रॉपिक का मतलब यही है स्टूडेंट कि उसमें हम आयरन को डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर पे जब कूलिंग करते हैं तो कहीं पे कुछ और मिलेगा, कहीं पे कुछ और मिलेगा। जबकि और कोई मटेरियल आप लीजिए, सपोज करिए कि आप चीनी ले लीजिए, चीनी का घोल बनाइए। अच्छा, घोल बना के आप क्या करिए, धीरे धीरे ठंडा करिए तो भी आपको मिठाई ही मिलेगी, और तेज़ी से ठंडा कर दीजिए तो भी मिठाई ही मिलेगी। लेकिन अच्छा, वहाँ पर भी थोड़ा सा एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज आपको नज़र आने लगती हैं। ऐसा कैसे? आप देखिए कि जब उस मिठाई को आप बहुत धीरे धीरे बनाते हैं तो कुछ अलग टाइप का स्वाद आपको उसमें मिलेगा, और जब बहुत तेज़ी से ठंडा करके बनाते हैं तो अलग, मतलब तेज़ी से दूध को जलाकर बनाएंगे तो अलग टाइप का टेस्ट मिलता है। तो सिमिलर ऐसे ही आयरन में हमारा होता है। इट मीन्स आयरन इज ए एलोट्रॉपिक मटेरियल। अब आप ये मत कहिएगा कि मिल्क इज ए एलोट्रॉपिक मटेरियल, है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने जैसा कि लास्ट लेक्चर में एनीलिंग प्रोसेस को डिस्कस किया था, तो आज हम अपने बचे हुए और हीट ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। मैंने एनीलिंग के सारे टाइप डिस्कस कर दिया था। आपको फुल एनीलिंग क्या होती है, प्रोसेस एनीलिंग और स्फेरोडाइज एनीलिंग क्या होती है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस क्या होता है और हार्डनिंग प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस। नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस, अच्छा, इसको दूसरे नाम, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग एयर क्विंचिंग प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। तुरंत एयर क्विंचिंग कहेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्विंचिंग मीडियम एयर यूज़ किया जा रहा है। इसीलिए एग्जाम में आपसे नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस पूछा जाएगा, एयर क्विंचिंग नहीं पूछा जाएगा। और एयर क्विंचिंग प्रोसेस, इसमें क्या होता है डियर, जैसा हम लोग एनीलिंग प्रोसेस करते थे तो उस एनीलिंग प्रोसेस में हम लोग डिफरेंट टाइप्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीज करते थे, लेकिन कुछ और कमियां रह जा रही थी। मतलब अगर हम मटेरियल की बेटर मशीनेबिलिटी प्रॉपर्टीज इंक्रीज करना चाहें तो एनीलिंग से मशीनेबिलिटी प्रॉपर्टीज बढ़ती थी, लेकिन डक्टिलिटी ज़्यादा बढ़ती थी, तो इसीलिए मशीनेबिलिटी कम बढ़ पाती थी। तो हम लोग क्या करते हैं, एनीलिंग करने के बाद अगर हमें मटेरियल में मशीनेबिलिटी प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करना हो तो वहाँ पर नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस का उपयोग हम लोग करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने वर्कपीस को एनीलिंग टेम्परेचर जितना होता था, अपर रिक्रिस्टलाइजेशन, है ना, अपर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर एनीलिंग टेम्परेचर जो आता था, उस एनीलिंग टेम्परेचर से भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड और ऊपर तक वर्कपीस को गर्म करेंगे, और उसके बाद उस वर्कपीस को रूम टेम्परेचर पर कूल करने के लिए छोड़ देंगे, जिससे वर्कपीस में एनीलिंग से प्राप्त हुई जितनी भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज थी उससे भी ज़्यादा बेटर एडवांटेज मिलता है। मतलब यह हमारा एनीलिंग के बाद का प्रोसेस है। इट इज़ आफ्टर एनीलिंग प्रोसेस। तो चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड पॉइंट होते हैं वो सब कम से कम हम लोग नोट कर लें। आइए चलिए देखिए, एनीलिंग क्या होता है, हमारा मटेरियल
वर्कपीस गर्म करते हैं फर्नेस में और फर्नेस में ही ठंडा करते हैं। लेकिन यहाँ पर वर्कपीस को एनीलिंग टेम्परेचर से एबव गर्म करेंगे और रूम पर बाहर रख देंगे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए। ऐसे देखिए, चलिए देखिए यहाँ पे कह रहा है इन दिस प्रोसेस वर्कपीस आर हीटेड, वर्कपीस आर हीटेड एबव 40 डिग्री, एबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ एनीलिंग टेम्परेचर। ये आपका की पॉइंट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा कि इस प्रोसेस में, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में मटेरियल को एनीलिंग टेम्परेचर से 40 डिग्री ऊपर तक गर्म करते हैं। देन आफ्टर क्या होगा, है ना, इट इज ए फाइनल हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, इट इज ए फाइनल हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। यह एक फाइनल हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है स्टूडेंट, जिसमें यानी कि इन दिस प्रोसेस, जिसमें अर्थात इन दिस प्रोसेस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील आर बेटर देन, those produced by annealing, those produced बाई एनीलिंग। एनीलिंग से जितनी भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हमें मिली थी उससे भी ज़्यादा अच्छी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस से मिलेंगी, और यह एनीलिंग से 40 डिग्री ऊपर किया जाएगा, और यह एक फाइनल हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है। देन आफ्टर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, ऐसे देखिएगा कुछ और इम्पॉर्टेंट लाइन, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज शॉर्ट ड्यूरेशन ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ कूलिंग rate of cooling of the metal in air, of the metal in air। मतलब मेटल को हीट करके उसे हम लोग एयर में कूलिंग करते हैं। कूलिंग रेट उसका जो हमारा होता है बढ़ता है, और एयर में उसे हम लोग कूलिंग करते हैं। आगे देखिएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। देखिए इस प्रोसेस के थ्रू एक चीज़ समझिएगा, जैसे एनीलिंग प्रोसेस में हमारा मेन एम होता था कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज़ किया जाए डियर, लेकिन नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में हमारा मेन एम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज़ करना नहीं होता है। मेन एम उस मटेरियल की मशीनेबिलिटी को इंक्रीज़ करना होता है। तो नोट करके ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल याद रखिएगा, जब हम बात करेंगे एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग में, तो द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ एनीलिंग इज इंक्रीज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ऐसे देखिएगा, द मेन एम ऑफ annealing is
increase the mechanical properties of material. Mechanical properties of material, mechanical properties of material, but the normalizing process, the main aim of normalizing process, the main aim of normalizing process, मतलब normalizing process का जो मेन एम होगा वो हमारा क्या होगा, इंक्रीज द बेटर मशीनेबिलिटी, इंक्रीज द बेटर मशीनेबिलिटी, increase the better machinability and removal internal residual stresses, internal residual stresses is possible in annealing, is possible in annealing then obtained by नॉर्मलाइजिंग, मतलब एनीलिंग से जितना एनीलिंग से जितना हमारा इंटरनल रेसिडुअल स्ट्रेस रिमूव कर सकते थे उससे भी ज़्यादा इंटरनल स्ट्रेसेस हम नॉर्मलाइजिंग के थ्रू रिमूव कर देते हैं। तो ये था स्टूडेंट हमारा नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस। आइए अगला हीट ट्रीटमेंट हम लोग पढ़ते हैं, हार्डनिंग प्रोसेस क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हार्डनिंग प्रोसेस। ये हमारा कौन सा चल रहा था, सेकेंड पार्ट चल रहा था, हीट ट्रीटमेंट का सेकेंड पार्ट चल रहा था। अब हम लोग हीट ट्रीटमेंट का थर्ड पार्ट डील करेंगे। थर्ड पार्ट दैट मीन्स हम पढ़ेंगे हार्डनिंग प्रोसेस, दैट मीन्स हम लोग पढ़ेंगे हार्डनिंग प्रोसेस। हार्डनिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जैसे किसी स्टील में हमें सरफेस हार्डनिंग प्राप्त करनी हो, केस हार्डनिंग करनी हो, इंडक्शन हार्डनिंग करनी हो ना, तो ये सारे प्रोसेस अगर हमें अचीव करना हो तो हम हार्डनिंग प्रोसेस से ही कर पाएंगे। दैट मीन्स अगर वर्कपीस की सरफेस को हार्ड करना हो तो उस समय हम क्या करेंगे, इस मटेरियल को, इसका मतलब कोई मटेरियल तो है नहीं यहाँ पे, इस मतलब जो भी मटेरियल हम अपना लेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, उस मटेरियल को गर्म करेंगे। और कितना डिग्री गर्म करेंगे, 30 से 50 डिग्री एबव अपर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। एबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड एबव गर्म करेंगे। और गर्म करके उस मटेरियल को हम या तो ऑयल में या NaCl के सलूशन में या ब्राइन सलूशन में डुबो देंगे, खूब डुबो देंगे। और डुबोने के बाद जब वो कूल हो जाएगा तब उसे बाहर निकालेंगे। तो इससे क्या होगा, उसका कूलिंग रेट इतना बढ़ जाएगा। ऐसे देखिएगा, जब ये मटेरियल था, अब इसके कार्बन पार्टिकल देखें, सपोज करिए कि ये इसके स्ट्रक्चर थे, इसके ग्रेन स्ट्रक्चर हो गए, इसके कार्बन पार्टिकल्स क्या होंगे, इस तरीके से अलग अलग कार्बन पार्टिकल्स मान लो इसमें पड़े हुए हैं। और आपको पता है कि कार्बन पार्टिकल्स क्या होते हैं हार्ड होते हैं।
जब इसे हम किसी सॉल्यूशन में डिप कराएंगे, इसे हम लोग किसी सॉल्यूशन में डिप कराएंगे तो उस समय क्या होगा, ऐसा देखिए उस समय क्या होगा, ये जो हीट है ये बहुत तेज़ी से सरफेस की तरफ भागना शुरू करेगी। इस वर्कपीस के अंदर की हीट सरफेस की तरफ, चारों तरफ सरफेस की तरफ भागना शुरू कर देगी। और जब हीट भागेगी तो जो कार्बन के पार्टिकल्स हैं वो सरफेस की तरफ मूव करना शुरू करेंगे और इतनी तेज़ी से मूव करेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का कुछ पोर्शन तेज़ी से ठंडा होगा, लेकिन अंदर का ये वाला जो पोर्शन है ये धीरे धीरे ठंडा होगा। तो कार्बन के जो पार्टिकल्स हैं वो तेज़ी से इधर की ओर मूव करेंगे और सरफेस पे आकर एक लेयर की तरह बना लेंगे। इस तरीके से सरफेस पे कार्बन के पार्टिकल्स एक लेयर बना लेंगे, लेकिन अंदर अभी भी मटेरियल हमारा किस फॉर्म में होगा, डक्टाइल फॉर्म में होगा। और यहाँ का मटेरियल हमारा कैसा हो गया है, वो हार्ड एंड ब्रिटल हो गया। तो ऐसा प्रोसेस जब हम करेंगे हीट ट्रीटमेंट में कि मटेरियल की अपर सरफेस को हार्ड करना हो, तो उसे हम लोग हार्डनिंग प्रोसेस के थ्रू करते हैं। इसके कई सारे टाइप होते हैं, केस हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग, कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, है ना। तो बहुत सारे टाइप हैं, सभी टाइप हम लोग डील करेंगे। चलिए तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा हार्डनिंग प्रोसेस क्या होता है, इसे रिमूव करके पहले एक सिंपल सी डिफिनेशन हार्डनिंग प्रोसेस की लिख लेते हैं। तो हार्डनिंग में हम लोग वर्कपीस को गर्म करते हैं और उसे अचानक से किसी सॉल्यूशन में डुबो देते हैं, फिर ठंडा करके निकालते हैं, तो उसके कार्बन पार्टिकल सरफेस पे मूव कर जाते हैं, जिससे मटेरियल की सरफेस हार्ड हो जाती है। तो देखिए हार्डनिंग प्रोसेस की डिफिनेशन क्या लिखेंगे, इन दिस प्रोसेस वर्कपीस आर heated up to 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड एबव मतलब ऊपर, किसके, अपर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के, एबव अपर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। जब रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर गर्म करेंगे तो स्टील आपका क्या कहलाता है, हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील कहलाता है, जैसा कि एनीलिंग में हम लोगों ने पढ़ा था। और जब रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के बिलो गर्म करेंगे तो स्टील कहलाएगा हाइपर यूटेक्टॉइड। ऊपर करेंगे तो हाइपोयूटेक्टॉइड और नीचे करेंगे तो हाइपर यूटेक्टॉइड। तो इसको भी लिख लेते हैं, देन द स्टील इज कॉल्ड हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील, एंड लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर एंड एबव लोअर मतलब लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर, 723 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा ऊपर। और एक चीज़ याद रखिएगा, 768 डिग्री सेंटीग्रेड क्यूरी पॉइंट होता है, 723 या 727 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है ना। तो ये हो गया, एंड एबव लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर हीटेड स्टील इज कॉल्ड। अब आयरन कार्बन फेज डायग्राम के हिसाब से आप देखेंगे तो वहाँ पर जो परसेंटेज आप कार्बन ऐड हो रहा था वो कम हो रहा था, लगभग 0.8% से कम हो रहा था। तो इसीलिए उस स्टील को हम कहेंगे
नहीं 0.8 से 2% के बीच में हो रहा था, परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ जा रहा था, तो उस स्टील को हम कहेंगे हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील। हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील हमारा कहलाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो कूलिंग मीडियम यूज करेंगे, कूलिंग मीडियम उसको भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, कूलिंग मीडियम इन दिस प्रोसेस, कूलिंग मीडियम इन दिस प्रोसेस देखिए क्या क्या यूज कर सकते हैं। या तो सिंपल सा NaCl यानी कि नमक का घोल यूज कर देते हैं। नमक मिला देने से हीट कैरिंग कैपेसिटी तो घट जाती है, लेकिन हीट एब्जॉर्बशन कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हीट को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रिमूव कर देता है। तो ये हमारा हो गया NaCl, एल्कलाइन एल्कलाइन, सोडा, सोडा पीने वाला नहीं है ना, H2SO4, इट मीन सल्फ्यूरिक आम्ल, वाटर, वाटर। अब ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कूलिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा और यूनिफॉर्म कूलिंग प्रोवाइड कराएगा। इट इज इंक्रीज द कूलिंग कैपेसिटी ऑफ मटेरियल एंड प्रोवाइड यूनिफॉर्म कूलिंग। अब सीधी सी बात है, आप देखिए इसको अगर इस टब में डुबोएंगे जिसमें एक लिक्विड भरा हो, तो क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर तेज़ी से और यहाँ का टेम्परेचर धीरे से डिक्रीज होगा। क्या, हर जगह का बराबर टेम्परेचर डिक्रीज होगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, अब ये भी नहीं कि उठाए सीधे डाल दिए, नीचे जाके ज़मीन में सट गया। अब ज़मीन में टच हो जाएगा तो यहाँ लिक्विड इसे थोड़ी मिलेगा, तब ये क्या होगा, ये 3 दीवारों पर कूलिंग टेम्परेचर मिलेगा और यहाँ पर थोड़ी यूनिफॉर्म मिलेगा। तो इसे हम लोग हैंग करके रखते हैं इसमें। ऐसे हम लोगों ने हैंगिंग करके डाला और फिर बाहर निकाल लिया, तो इस तरीके से हो गया। अगर हैवी बिलेट्स हैं तो, स्मॉल बिलेट है तो हमने डाल दिया, नीचे जाते जाते खुद ही वो कूल कर जाता है, तो ऐसा होता है। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। इसमें जब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट का, तो ये होगा इट इज इंक्रीज इट्स कूलिंग कैपेसिटी, कूलिंग कैपेसिटी एंड प्रोवाइड मोर यूनिफॉर्म कूलिंग, प्रोवाइड मोर यूनिफॉर्म कूलिंग, ये हमारा हो जाएगा। और अगर हम उसमें साल्ट सॉल्यूशन मिला दें लगभग 10 से 15%, ऐसे देखिएगा, द मैक्सिमम कूलिंग रेट, द मैक्सिमम कूलिंग रेट is obtained when 10 to 15% salt is added। यदि हम किसी वाटर में 10 से 15% नमक को मिला दें, मान लीजिए 100 लीटर वाटर है तो लगभग 10 से 15 केजी साल्ट सॉल्यूशन को मिला देंगे, तो उस समय उस वाटर की जो कूलिंग कैपेसिटी है वो हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो ये डेटा भी थोड़ा सा याद रखिएगा। ये सब वन लाइनर क्वेश्चंस आपके बनते हैं, इसीलिए इसको हमने कराया हुआ है। देन द सॉल्यूशन प्रोवाइड फास्टर कूलिंग, देन द सॉल्यूशन प्रोवाइड फास्टर कूलिंग, देन द सॉल्यूशन प्रोवाइड फास्टर कूलिंग रेट, कॉमा मिनरल ऑयल। अच्छा, मिनरल ऑयल की अगर बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट,
mineral oil are soluble for quenching alloy steel in which quenching rate in which austenite is highly stable. Austenite is highly stable and quenching rate is 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट। अच्छा, आपने देखा जब हम लोग एनीलिंग प्रोसेस करते थे तो वहाँ पर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर क्विंचिंग रेट रखते थे, लेकिन यहाँ पर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट कूलिंग रेट हम लोग रखते हैं। 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट के अप्रॉक्स हम लोग कूलिंग रेट रखेंगे। और मटेरियल को अगर देखें, एक ऑस्टेनाइट जोन होता है। कौन सा ऑस्टेनाइट होता है? तुरंत याद आना चाहिए, गामा आयरन। गामा आयरन को हम लोग ऑस्टेनाइट जोन बोलते हैं। इस ऑस्टेनाइट जोन में जो मटेरियल होता है वो FCC स्ट्रक्चर में होता है। स्ट्रक्चर भी याद रखना है। जब इस FCC स्ट्रक्चर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे BCC स्ट्रक्चर में, BCC मतलब कौन सा? अल्फ़ा आयरन में कन्वर्ट करेंगे। और अल्फ़ा आयरन हमारा किस में कन्वर्ट होगा? या तो ये कन्वर्ट होगा फेराइट प्लस परलाइट में, फेराइट प्लस परलाइट में, या तो ये हमारा कन्वर्ट होगा फेराइट प्लस सीमेंटाइट में, फेराइट प्लस Fe3C, यानी कि अल्फ़ा प्लस Fe3C। तो ये हमारा हो गया। अब ये ऑस्टेनाइट हाईली स्टेबल होता है, तो इसीलिए क्विंचिंग रेट हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट यूज करते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा होता है हार्डनिंग प्रोसेस। इस हार्डनिंग प्रोसेस के डिफरेंट टाइप्स हैं जिसको हम लोग डील करेंगे। तो पहले इसको नोट करिए और इसे नोट करिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ हार्डनिंग प्रोसेस को क्लासीफाई करेंगे और फिर वन बाय वन एक एक हार्डनिंग प्रोसेस को डील करेंगे। तो चलिए इसे आप लोग राइट डाउन करिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। चलिए हम लोग क्या करेंगे, अब डिस्कस करते हैं अपने टाइप्स ऑफ हार्डनिंग प्रोसेस को। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हार्डनिंग प्रोसेस। कौन कौन से हार्डनिंग प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, जब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डील करेंगे टाइप्स ऑफ हार्डनिंग प्रोसेस, टाइप्स ऑफ हार्डनिंग प्रोसेस, टाइप्स ऑफ हार्डनिंग प्रोसेस, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस हार्डनिंग प्रोसेस के कितने टाइप होते हैं। तो सबसे पहले देखिए पॉइंट 1 हमारा होता है कार्बोराइजिंग प्रोसेस। पॉइंट 1 हमारा होता है कार्बोराइजिंग प्रोसेस। कार्बोराइजिंग प्रोसेस में हम लोग कार्बन पार्टिकल्स को सरफेस पे कलेक्ट कर देते हैं और भी इसके अंदर डील करेंगे।
और ये कार्बोराइजिंग प्रोसेस कितने टाइप का होता है? ये बेसिकली 3 टाइप का होता है। देखिए, पहला होता है गैस कार्बोराइजिंग, है ना, गैस कार्बोराइजिंग, पैक कार्बोराइजिंग, और फिर हमारा होगा लिक्विड कार्बोराइजिंग। ये हमारे होंगे, ऐसे देखिए, पैक कार्बोराइजिंग भी हमारा होगा गैस कार्बोराइजिंग, देन सी हमारा होगा लिक्विड कार्बोराइजिंग। कार्बोराइजिंग में हम लोग कार्बन परसेंटेज को इंक्रीज करेंगे सरफेस पर, और उसमें 3 तरीके से करते हैं। पहला प्रोसेस गैस कार्बोराइजिंग, फिर पैक कार्बोराइजिंग, गैस कार्बोराइजिंग और लिक्विड कार्बोराइजिंग। देन हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड प्रोसेस कार्बोराइजिंग के बाद साइनाइडिंग प्रोसेस यूज करते हैं। अमोनिया गैस को यूज करके साइनाइडिंग प्रोसेस यूज करते हैं। देन अमोनिया गैस फिर यूज करेंगे और नाइट्राइडिंग प्रोसेस करते हैं। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, पार्ट 2। पार्ट 2 हमारा कौन सा हो जाएगा, साइनाइडिंग प्रोसेस, CY, साइनाइडिंग प्रोसेस। और पार्ट 3 जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा नाइट्राइडिंग प्रोसेस। तो इस तरीके से कार्बोराइजिंग प्रोसेस, साइनाइडिंग प्रोसेस और नाइट्राइडिंग प्रोसेस ये हम लोग करेंगे। अब उसके बाद देखिएगा हार्डनिंग प्रोसेस और हम लोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, केस हार्डनिंग, केस हार्डनिंग प्रोसेस, फ्लेम हार्डनिंग प्रोसेस, फ्लेम हार्डनिंग प्रोसेस, और देन हम लोग डिस्कस करेंगे इंडक्शन हार्डनिंग प्रोसेस। तो इतने टाइप से डियर हम लोग अपना हार्डनिंग प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। इट मीन्स पहले कार्बोराइजिंग, साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग, केस हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, ये हमारा हो गया। और कार्बोराइजिंग 3 तरीके से करेंगे, पैक कार्बोराइजिंग, गैस कार्बोराइजिंग और लिक्विड कार्बोराइजिंग। आइए इनको 1 बाय 1 हम लोग डील करते हैं, कैसे क्या होता है। चलिए इसे हम लोग पहले यहाँ से रफ कर देते हैं। इसे हम लोग पहले रफ कर देते हैं यहाँ से। चलिए अब हम लोग अपना पॉइंट बाय पॉइंट स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग ये जानेंगे कि हमारा कार्बोराइजिंग प्रोसेस क्या होता है, फिर उस कार्बोराइजिंग प्रोसेस में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कार्बोराइजिंग में कितने तरीके की कार्बोराइजिंग हम लोग करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं कार्बोराइजिंग प्रोसेस। पॉइंट 1, कार्बोराइजिंग प्रोसेस। इसमें हम लोग क्या करते हैं
परसेंटेज ऑफ कार्बन को ऐड करते हैं अपने प्रोसेस के थ्रू। ऐसे देखिएगा, जब कोई आयरन हमारा हो, मान लीजिए जब कोई आयरन हमारा हो और उसे हम लोग CO2 से रिएक्ट करवा दें तो वो हमारा बनेगा आयरन कार्बाइड। आयरन कार्बाइड, अच्छा कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करा दें प्लस CO2 हमारा बनेगा। ऐसे देखिएगा, जब किसी आयरन में कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे तो वो हमारा आयरन कार्बाइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करेगा। तो इस तरीके से इस आयरन में कार्बन के पार्टिकल्स हमारे क्या हो गए, एम्बेडेड हो गए। ऐसे प्रोसेस को कार्बोराइजिंग प्रोसेस कहते हैं। इसे बैलेंस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है। इसका मतलब यहाँ 2 कार्बन बैलेंस करने के लिए हम 2CO कर दें। 2CO कर देंगे तो ऑक्सीजन 2 इधर है, ऑक्सीजन 2 इधर है, बैलेंस हो गया सारी चीज़ें। 2CO 1 आयरन C, ये हमारा बैलेंस हो गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग कार्बोराइजिंग प्रोसेस कहते हैं। नोट कर लेते हैं इसमें। देखिए, कार्बोराइजिंग इज ए प्रोसेस, कार्बोराइजिंग इज ए प्रोसेस applied to low carbon steel, लो कार्बन स्टील। कार्बोराइजिंग बेसिकली लो कार्बन स्टील पे अप्लाई किया जाता है, जिसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन इन विच मैक्सिमम 0.18% कार्बन इज एडेड, जिसमें मैक्सिमम 0.18% कार्बन ही ऐड हो, उससे ज़्यादा ना हो। देन क्या होगा, इन कार्बोराइजिंग द कार्बन कंटेंट ऑफ the carbon content of surface layer is increased the purpose is to obtain देखिए, कुल मिलाकर हमें उस मटेरियल की सरफेस पर कार्बन पार्टिकल्स को इंक्रीज कराना होता है इस हार्डनिंग प्रोसेस में, जिससे उसकी सरफेस हमारी हार्ड हो जाए। तो हमारा जो पर्पज होता है, द पर्पज इज ऑब्टेन्ड ए हार्ड सरफेस। कॉमा सेकेंड पॉइंट देखिएगा, इन लो कार्बन स्टील, इन लो कार्बन स्टील टेम्परेचर इज 8770 डिग्री सेंटीग्रेड, then this process gets completed. Process gets, अब इसमें देखिए ये कह रहा है कि अगर हमारे पास लो कार्बन स्टील का मटेरियल हो तो उसे 870 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे। देन हम क्विंचिंग मीडियम वाटर के साथ NaCl को मिलाकर उसमें इसे डिप करा देंगे, जिससे हमारा क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड में से कार्बन के पार्टिकल्स आयरन के साथ रिएक्ट करके आयरन कार्बाइड की लेयर प्रोड्यूस कराएंगे। तो इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग कार्बोराइजिंग प्रोसेस कहते हैं। अब इस कार्बोराइजिंग प्रोसेस में देखिएगा 3 है। पहला है हमारा पैक कार्बोराइजिंग, और दूसरा है हमारा गैस कार्बोराइजिंग, और तीसरा है हमारा लिक्विड कार्बोराइजिंग।
तो चलिए हम लोग तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हमारा पैक कार्बोराइजिंग क्या होगा, फिर हमारा गैस कार्बोराइजिंग और देन लिक्विड कार्बोराइजिंग। तो जब पॉइंट 1 बात करेंगे, यहाँ पे पॉइंट 1 कौन सा बात करेंगे, पैक कार्बोराइजिंग। इसमें देखिए कुछ नहीं होता डियर, एक हमारे पास कंटेनर होता है। देखिए इस तरीके से हम लोग एक कंटेनर लेते हैं, मान लीजिए ऐसा हम लोग एक कंटेनर लेते हैं। अब इस कंटेनर में हमारे हैंडल लगा होता है। देखिए ये कंटेनर 2 पार्ट में बटा होता है, इस तरीके से 2 पार्ट में बटा होता है। इस अपर पार्ट को खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, और इसे खोलने और बंद करने के लिए हमारे पास इस तरीके से हैंडल लगा होता है। इस हैंडल को हम पकड़ के ओपन कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं, है ना। इस हैंडल को यहाँ पर भी हम लोग लगा देते हैं, चाहे तो हैंडल को यहाँ पर भी हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ से भी इसे हम लोग पकड़ के क्लोज और ओपन कर सकते हैं। ये हमारा हो गया। देन आफ्टर हम इसके अंदर क्या करते हैं, अपने वर्कपीस को रख देते हैं। कंटेनर को ओपन किया और यहाँ पर देखिए इस कंटेनर के अंदर सपोज करिए कि ये हमने वर्कपीस के गुटकों को रख दिया। अब इन देखिए ये हमारे पास सॉलिड वर्कपीस के गुटके हो गए, और कौन से हो गए, लो कार्बन स्टील के हो गए। रखने के बाद इन गुटकों को रखने के बाद इस पे हम लोग इस कंटेनर के अंदर ये ज़रूर याद रखना है कि कौन कौन सा मटेरियल या कौन कौन सी गैसेस इसमें हम लोग फ्लो कराएंगे। तो इसमें हम लोग क्या भरेंगे, बेरियम कार्बोनेट BaCO3, बेरियम कार्बोनेट हम लोग फिल कर देते हैं इस कंटेनर के अंदर, और सोडियम बाइकार्बोनेट या तो फिल कर देते हैं Na2CO3, और कोक हम लोग फिल कर देते हैं। और इसे हम लोग चारों तरफ, देखिए ये वर्कपीस अंदर रख दिया कंटेनर के, उसके चारों तरफ हमने बेरियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और कोक को फिल कर दिया। फिल करने के बाद चारों तरफ क्ले मतलब मृतिका, इस तरीके से चारों तरफ हम लोग इसे क्या करते हैं, क्ले लगाकर, ये यहाँ पर भी ये हम लोग क्ले लगा देते हैं। क्ले लगाकर हम लोग क्या कर देते हैं, पैक कर देते हैं। तो इस तरीके से इस डायग्राम को देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, चारों तरफ सराउंडिंग में हम लोग मिक्सचर को लगाकर अपने मटेरियल को टाइटली गर्म पैक कर देते हैं, और उसके बाद इस कंटेनर को हम लोग लगभग 950 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे। इतना प्रोसेस करने के बाद इसे बंद कर देंगे और इस कंटेनर को हीट सप्लाई करेंगे। लगभग 900 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट सप्लाई करने से 1 से 1.5 घंटे में ये क्या होगा, मटेरियल भी गर्म होगा, अंदर के बेरियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और कोक, ये तीनों गर्म होंगे। यहाँ से कार्बन का पार्टिकल्स आयरन के साथ रिएक्ट करके आयरन कार्बाइड की लेयर बना लेगा। इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी, ऐसे वर्कपीस के ऊपर एक लेयर इस तरीके से बन जाएगी। इस तरीके से एक लेयर बन जाएगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कंटेनर को ओपन करेंगे, क्ले को हटाएंगे और वर्कपीस को निकाल लेंगे। तो इससे हमारी वर्कपीस की अपर सरफेस हार्ड हो जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं पैक कार्बोराइजिंग प्रोसेस। ये ज़रूर याद रखिएगा, पैक कार्बोराइजिंग में कौन कौन सा मटेरियल, बेरियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और कोक को यूज किया जाता है। अब इसके अंदर चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग नोट कर लेते हैं। ऐसे देखिए, इन दिस प्रोसेस
In this process, the workpiece are surrounded by the workpiece are surrounded मतलब घिरा हुआ, surrounded by mixture and packed in a steel box. Packed in a स्टील बॉक्स मतलब ये जो मटेरियल हमारा होगा ये बॉक्स का, ये किसका होगा, स्टील बॉक्स का मटेरियल होगा, जिसमें हम मटेरियल वर्कपीस को रखेंगे, चारों तरफ से इन मटेरियल को डालेंगे और फिर इसे पैक कर देंगे। पैक करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, है ना, बॉक्स विच इज टाइटली कवर्ड, बॉक्स विच इज टाइटली covered and sealed with clay. हम क्ले यानी मृतिका को लगाकर, मिट्टी को लगाकर चारों तरफ से टाइटली इसलिए सील कर देते हैं ताकि जब हम गर्म करें तो बेरियम कार्बोनेट जो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगा वो बाहर ना जाने पाए, अंदर ही हीटअप हो और हीट भी हमारी लीक ना करने पाए, जिससे अंदर का टेम्परेचर लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक अचीव कर सके। ये हमारा होता है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, द कंटेनर इज हीटेड, द कंटेनर इज हीटेड जनरली टेम्परेचर याद रखिएगा 950 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग इसे हीट करेंगे। कंटेनर को ये जो हम लोग हीट सप्लाई देंगे यहाँ से, ये हम हीट जो सप्लाई देंगे 950 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट सप्लाई देंगे। उसके बाद हमारा क्या होगा, एंड टाइम कितना रखेंगे, एंड हीटिंग टाइम लगभग ये हम देंगे 6 से 8 घंटे, 6 से 8 घंटे इसे हम लोग लगातार बंद करके इसको हीट करते रहेंगे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर। फिर फाइनल हमारा क्या होगा, बेरियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज एनर्जी एक्साइटर मतलब ऊर्जा को एक्साइजर करने में, ऊर्जा को और ज़्यादा रिएक्ट करने में मदद करता है। फिर हमारा क्या होगा, इट इंक्रीज द एक्शन ऑफ कार्बन ऑन लो कार्बन स्टील, ऑन लो कार्बन स्टील। तो इस तरीके के प्रोसेस को स्टूडेंट हम लोग क्या बोलेंगे, पैक कार्बोराइजिंग प्रोसेस। अब पैक के बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे गैस कार्बोराइजिंग, और उसके बाद लिक्विड कार्बोराइजिंग को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ऐसे देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब पैक कार्बोराइजिंग की बात कर रहे थे, यहाँ देखिए पैक कार्बोराइजिंग की बात कर रहे थे, तो उस समय हम लोग इसे क्या किए, वर्कपीस को पैक करके बेरियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और कोक को मिक्स किए। अच्छा, इनका अगर कभी परसेंटेज पूछ ले कि कौन कितने परसेंट में यूज़ किया जाएगा, तो इसे भी याद रखिएगा। बाय द वे मान लीजिए पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नोट पॉइंट।
नोट पॉइंट देखिएगा, ऐसे देखिएगा, परसेंटेज की बात करेगा तो 50% इसमें हम लोग चारकोल यानी कि कोक मिलाते हैं। 50% हम लोग कोक मिलाएंगे, गुड कोक, प्लस 20% बेरियम कार्बोनेट मिलाएंगे, प्लस 5% कैल्शियम कार्बोनेट मिलाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट मिलाएंगे, प्लस 5 से 12% सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाएंगे। तो इस तरीके से इनका जो कंटेंट होगा, ये जो हम यूज कर रहे हैं बेरियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कोक, तो इनका परसेंटेज हमारा इस तरीके से होगा, ये ज़रूर याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ से आपने देखा कि इस मटेरियल की सरफेस यानी कि इसका जो केस है, ये जो केस है, इसकी जो अपर केस है, इसकी अपर केस ही हार्ड हो पा रही है। तो इस अपर केस को हार्ड हम कर रहे हैं, इसीलिए इसे हम लोग केस हार्डनिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपका निकल के आया कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड केस हार्डनिंग प्रोसेस। मतलब हम यहाँ से देखेंगे कि जो हमारा कार्बोराइजिंग प्रोसेस होगा वो हमारा केस हार्डनिंग प्रोसेस का टाइप होगा। आगे ये भी हम बताएंगे कि जो साइनाइडिंग प्रोसेस होगा ये भी केस हार्डनिंग का प्रोसेस होगा, और देन जो नाइट्राइडिंग प्रोसेस होगा ये भी हमारा केस हार्डनिंग का प्रोसेस होगा। तो यहाँ से एक चीज़ समझिएगा कि जब हम इसकी पूरी प्रोसेस किए तो इसकी केवल केस हमारी हार्ड हुई, अपर केस हार्ड हुई, और अंदर के मॉलिक्यूल्स हार्ड नहीं हुए। तो इसीलिए इसे हम लोग केस हार्डनिंग के नाम से जानते हैं। चाहे तो ऐसे हम लोग थोड़ा सा लिख लें कि केस हार्डनिंग क्या होती है आपके समझने के लिए, ताकि आपको समझ में आता रहे। देखिए, हम चाहें तो ऐसे लिख लें कि केस हार्डनिंग हमारी क्या होती है। चलिए मान लीजिए केस हार्डनिंग। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जब कोई हार्ड सरफेस प्रोड्यूस करानी हो तो उसी को केस हार्डनिंग बोलते हैं, है ना। इसमें देखिएगा, हार्ड सरफेस आर प्रोड्यूस्ड, हार्ड सरफेस आर प्रोड्यूस्ड रिलेटिवली सॉफ्ट कोर, रिलेटिवली सॉफ्ट कोर बाय केस हार्डनिंग, बाय केस हार्डनिंग। हम लोग स्टूडेंट केस हार्डनिंग प्रोसेस के थ्रू सॉफ्ट कोर की सरफेस को हार्ड कोर में प्रोड्यूस कर देते हैं। देन आफ्टर हमारा क्या होगा, द पार्ट विच आर सब्जेक्टेड टू द, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द पार्ट विच आर सब्जेक्टेड टू wear and impact, मतलब ऐसे पार्ट जिसमें वियर रेजिस्टेंस इंक्रीज करना हो और इम्पैक्ट रेजिस्टेंस इंक्रीज करना हो, तो उसकी हम लोग केस हार्डनिंग कर देते हैं। तो जिसमें हमारा वियर लगा हो और इम्पैक्ट लगा हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आर हार्डेंड बाय सरफेस ट्रीटमेंट। हम क्या करेंगे, जिस सरफेस पर इम्पैक्ट लोड बार बार पड़ रहा हो, जिस सरफेस पर बार बार वियर जनरेट हो रहा हो, उसे हार्ड करने के लिए हम केवल सरफेस की ट्रीटमेंट कर दें तो हमारा काम चल जाएगा।
और सरफेस की ट्रीटमेंट करने के लिए हम केस हार्डनिंग कर दें तो हमारा काम चल जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, द हार्ड सरफेस हैज, द हार्ड सरफेस हैज गुड wear resistance, good wear resistance and soft surface हैज soft surface हैज good toughness, good टफनेस। किसी भी मटेरियल की स्टूडेंट जब सरफेस हार्ड होगी तो वो खुरचे जाने का विरोध करेगी, वियर का विरोध करेगी, लेकिन जब सॉफ्ट होगी तो उसके अंदर एक अच्छी टफनेस प्रॉपर्टी होगी, मतलब एनर्जी स्टोर करने की प्रॉपर्टी बेटर होगी। टफनेस क्या होता है, एनर्जी स्टोर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड टफनेस। तो ये हमारा होता है। अब अगर केस हार्डनिंग के टाइप की बात कर दें, यहीं पे देखिए टाइप्स ऑफ केस हार्डनिंग, ताकि आपको यहीं से समराइज हो जाए मटेरियल। केस हार्डनिंग के अगर हम लोग टाइप की बात करेंगे तो बेसिकली इसे हम लोग 3 तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। बेसिकली हम लोग इसे 3 तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। देखिए, पहला हमारा होगा कार्बोराइजिंग, दूसरा साइनाइडिंग और तीसरा नाइट्राइडिंग। कार्बोराइजिंग, साइनाइडिंग, देन नाइट्राइडिंग। अब यहाँ पर जो कार्बोराइजिंग प्रोसेस होता है इसको हम लोग 3 तरीके से फाइनलाइज करते हैं। 3 तरीके से फाइनलाइज करते हैं। कौन कौन सा तरीका है, पैक कार्बोराइजिंग, उसके बाद गैस कार्बोराइजिंग, देन आफ्टर लिक्विड कार्बोराइजिंग। तो इस तरीके से हम अपने केस हार्डनिंग प्रोसेस को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इस प्रोसेस को करने से इसकी केवल केस, अपर केस हमारी हार्ड हो रही है। तो अब चलिए, हम लोगों ने पैक कार्बोराइजिंग पढ़ लिया, फिर हम पढ़ेंगे गैस कार्बोराइजिंग, देन हम पढ़ेंगे लिक्विड कार्बोराइजिंग। तो हमारा कार्बोराइजिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे साइनाइडिंग, देन उसके बाद नाइट्राइडिंग पढ़ेंगे, तो हमारा केस हार्डनिंग कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ लेंगे फ्लेम हार्डनिंग और इंडक्शन हार्डनिंग। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा हीट ट्रीटमेंट का हार्डनिंग प्रोसेस। हार्डनिंग प्रोसेस, चलिए इसे हम लोग रिमूव करते हैं और नेक्स्ट पार्ट डील करते हैं गैस कार्बोराइजिंग। देखिए, गैस कार्बोराइजिंग में क्या होगा, हम मटेरियल को लगभग 930 से 950 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे और एटमॉस्फेयर में ही रखकर उसके ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जैसी गैस को प्रोड्यूस कराएंगे, फ्लो कराएंगे, जिससे क्या होगा कि वो हीटेड आयरन उस कार्बन, जब मोनोऑक्साइड से कार्बन पार्टिकल्स को लेकर रिएक्ट करेगा और आयरन कार्बाइड की लेयर को बनाने लगेगा। तो इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग गैस कार्बोराइजिंग प्रोसेस कहते हैं। गैस कार्बोराइजिंग प्रोसेस, इसमें क्या होगा डियर,
जब हम लोग वर्कपीस को लगभग 930 से 950 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे और उसको एटमॉस्फेयर में रखकर मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस को उसके ऊपर फ्लो कराने लगे, तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से आयरन का पार्टिकल्स रिएक्ट करेगा और आयरन कार्बाइड बनाएगा, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो ये हमारा कहलाएगा, उससे उसकी अपर सरफेस हमारी हार्ड हो जाएगी। इसमें क्या होता है, पैक कार्बोराइजिंग के रिस्पेक्ट में इसमें हीट ज़्यादा लगती है और टाइम ड्यूरेशन भी तो इसका ज़्यादा लगता है, लगभग देखिए 6 से 7 घंटे, 6 से 8 घंटे, लेकिन इसमें हाफ एन आवर या 1 आवर में इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। तो टाइम ड्यूरेशन भी कम लगता है और हीट भी कम लगती है किस प्रोसेस में, गैस कार्बोराइजिंग में, जब सरफेस को हमें हार्ड बनानी हो तो। आइए वही चीज़ हम लोग नोट कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, इन दिस प्रोसेस use a medium of gas कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग कर सकते हैं, कॉमा मेथेन CH4, एथेन मेथेन प्रोपेन, C2 देखिए CO हो गया CH4, C3H8 का यूज कर लेते हैं और C4H10, कॉमा नेचुरल गैस भी यूज कर लेते हैं एंड नेचुरल गैस, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि वही गैस का यूज करेंगे जिसमें कार्बन का कंटेंट ज़्यादा हो, कार्बन परसेंटेज ज़्यादा हो, तभी तो वो आयरन से रिएक्ट करके आयरन कार्बाइड की लेयर बनाएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा फिर, है ना। ऑक्सीजन गैस को आप फ्लो कराएंगे तो क्या मिलेगा, वो आयरन ऑक्साइड बनाने लगेगा, आयरन कार्बाइड नहीं बनाएगा, तो नुकसान है। इसीलिए हम लोग मैक्सिमम कार्बन परसेंटेज वाली गैस को फ्लो कराएंगे। विच हैव maximum which have gives high quality of carbon, high quality of carbon on वर्कपीस, जो वर्कपीस पे हमारा हाई क्वालिटी कार्बन को प्रोड्यूस करा सके उसी गैस का यूज हम लोग करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या होगा, जब प्रोसेस की बात करेंगे तो इसमें देखिए, इन दिस प्रोसेस वर्कपीस को हम लोग पहले गर्म करेंगे। वर्कपीस आर हीटेड, वर्कपीस आर हीटेड जनरली फ्रॉम, मतलब सामान्यतः 930 से 950 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट आपसे डेटा पूछ लेता है, तो डेटा याद करके जाया करिए एग्जाम में। 930 से 950 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर अवेलेबल ऑफ रेगुलेटिंग कार्बोराइजिंग गैस, एंड होल्डिंग टाइम देखिए 3 से 12 घंटे भी रख सकते हैं, वो डिपेंड करेगा इस वर्कपीस की थिकनेस के ऊपर। ज़्यादा हैवी थिकनेस का वर्कपीस होगा तो लगभग 12 घंटे तक करेंगे ताकि पूरी सरफेस अच्छे से कार्बोराइज हो जाए, है ना। 3 से
12 आवर डिपेंडिंग अपॉन थिकनेस ऑफ वर्कपीस and it is cooled down in room temperature या cool down to रूम टेम्परेचर। इसको मैंने आपको बताया कि ये वर्कपीस को लगभग 930 डिग्री सेंटीग्रेड से 950 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद एटमॉस्फेयर में ही वर्कपीस को रख देंगे। कार्बोराइजिंग गैस एंड होल्डिंग टाइम, देखिए इसे हम लोग एटमॉस्फेयर में ही अवेलेबल करेंगे और उसके ऊपर कार्बोराइजिंग गैस को स्प्रे कराएंगे, फ्लो कराएंगे, जिससे कार्बन परसेंटेज रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके कार्बाइड की लेयर बनाएगा। ऐसे देखिए, मान लीजिए ये आयरन होगा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को हम लोग फ्लो कराएंगे तो ये रिएक्ट कर जाएगा, आयरन कार्बाइड बनाएगा, है ना, प्लस CO2 गैस को रिलीज करेगा। तो फिर वही कार्बन पार्टिकल्स को बैलेंस कर देंगे। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। ये प्रोसेस हमारा क्या होता है, हाई क्वालिटी कार्बोराइजिंग को प्रोड्यूस करता है और कम हीट और कम टाइम को कंज्यूम करता है। ये इसका एडवांटेज है। तो यहाँ पर देख लीजिए, चाहे नोट पॉइंट करके लिख लीजिए, दिस प्रोसेस is produced high quality carburized case and consume less energy and time, less heat and time। कम हीट और कम टाइम को कंज्यूम करता है तथा ये हमारा क्या होता है, मटेरियल को बहुत ज़्यादा हार्ड कार्बाइड सरफेस को प्रोड्यूस कराता है और इसकी कास्ट भी लो होती है। इस पैक कार्बोराइजिंग के रेफरेंस में इस प्रोसेस की कास्ट लो होती है। इसमें हमें क्या करना होगा, कंटेनर की रिक्वायर्ड होगी, फिर कंटेनर में ये मटेरियल को भरना पड़ेगा, फिर प्रॉपरली लॉक्ड करना होगा, देन हीट सप्लाई करना होगा। लेकिन इसमें तो नेचुरल में ही गैस को सप्लाई करते रहते हैं, तो इसीलिए ये प्रोसेस हमारा लो कॉस्ट होता है। चलिए इसको भी नोट कर देते हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसका हम लोग नोट कर देते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है, प्रोसेस इज क्लीन एंड कॉस्ट इज लो। क्लीन एंड कॉस्ट इज लो। इसका क्या होता है, इसमें कार्बन पार्टिकल्स में ये क्ले हमने लगाया हुआ था तो क्ले भी उसके साथ मिक्स हो सकते हैं। थोड़ी सरफेस हमारी नीट एंड क्लीन नहीं प्रोड्यूस होगी, लेकिन इसमें प्रॉपर नीट एंड क्लीन सरफेस प्रोड्यूस होगी और उस प्रोसेस की कास्ट हमारी क्या होगी, बहुत कम होगी।
तो इस तरीके से इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे गैस कार्बोराइजिंग प्रोसेस। एक प्रोसेस और हमारा होगा कार्बोराइजिंग में, लिक्विड कार्बोराइजिंग प्रोसेस। हम मटेरियल को सोडियम कार्बोनेट NaCl के लिक्विड में डुबो देंगे और हीटअप करेंगे। देन हमारा जो Cl क्लोरीन से कार्बन पार्टिकल होगा वो हमारा आयरन से रिएक्ट करके आयरन कार्बाइड की सरफेस प्रोड्यूस कराएगा, उसे हम लोग बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे लिक्विड कार्बोराइजिंग। ये हमारा जो C पार्ट स्टार्ट होगा, लिक्विड कार्बोराइजिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है, एक देखिए हम लोग ले लेते हैं कंटेनर, इस तरीके से एक हम लोग ले लेते हैं कंटेनर, ऐसे देखिए एक हम लोगों ने ले लिया कंटेनर। अब इस कंटेनर में एक लिक्विड हम लोग फिल कर लेते हैं। मान लीजिए कंटेनर में एक लिक्विड हम लोगों ने ऐसे फिल कर लिया और चलिए ये लिक्विड हम लोगों ने इसमें फिल कर लिया। ये पूरा लिक्विड हमारा मान लीजिए या पूरा फिल कर लें या आधा फिल कर लें, वो डिपेंड करेगा जो वर्कपीस इसमें डिप कराएंगे उसके साइज के ऊपर। अगर वर्कपीस का साइज ज़्यादा होगा तो इसे हम लोग बड़ा बनाएंगे, छोटा होगा तो छोटा बनाएंगे। देन यहाँ पे हम लोग ऐसे वर्कपीस को डिप करा देंगे और इस वर्कपीस को हम लोग ऐसे हैंग करा के रखते हैं। इस तरीके से वर्कपीस को हम लोग ऐसे हैंग करके रखते हैं, इस तरीके से हैंग करके रखते हैं एक वायर के माध्यम से, एक वायर के माध्यम से। और यहाँ पे ये हमारा होता है होल्डिंग डिवाइस। देखिए एक होल्डिंग डिवाइस लगा होगा ये वायर से, ये हमारा होगा वर्कपीस। इस वर्कपीस को होल्ड करेंगे और उसके बाद ये जो हम लोग सॉल्यूशन यूज करते हैं, ये सोडियम साइनाइड NaCN का सॉल्यूशन यूज करते हैं। सोडियम साइनाइड का सॉल्यूशन यूज करते हैं और इस सॉल्यूशन को हम लोग हीट करते हैं लगभग 950 डिग्री सेंटीग्रेड तक। हीट करने के बाद ये जो कार्बन पार्टिकल्स हैं, साइनाइड के कार्बन पार्टिकल्स हैं, आयरन की सरफेस से रिएक्ट करके हार्ड सरफेस को प्रोड्यूस कराएंगे। तो इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग लिक्विड कार्बोराइजिंग के नाम से जानेंगे। जब भी इससे पूछा जाएगा तो क्वेश्चन यही बनेगा, लिक्विड कार्बोराइजिंग में कौन से मटेरियल या कौन से लिक्विड का यूज करते हैं, तो तुरंत आपको जवाब देना होगा सोडियम साइनाइड का उपयोग करते हैं। बस छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको आएंगे, बाकी इसका प्रोसेस देख लीजिए। ऐसे देखिए, इन दिस प्रोसेस molten state bath का मतलब इस बॉक्स की बात कर रहा है। मोल्टेन स्टेट बॉक्स की बात कर रहा है ना। तो ये हमारा मोल्टेन स्टेट बॉक्स आर used and the liquid of 20% sodium cyanide NaCN, 20% NaCN are used, 20% NaCN are used to provide cyaniding. साइनाइडिंग करने के लिए 20% सोडियम साइनाइड के सोल्यूशन को हम लोग लिक्विड में मिक्स करके प्रोवाइड कराते हैं। देन अब हम क्या करेंगे, इसे हीट अप करेंगे, गर्म करेंगे, तभी तो ये लेयर हमारी कवर होगी। हम इसके बाद क्या करेंगे, द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड
maintained at 950 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग 950 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को हम लोग मेंटेन करते हैं। द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ heating the workpiece in molten bath में हम इस वर्कपीस को लगातार 950 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते रहेंगे। उसके बाद हमारा क्या होगा, एट हाई टेम्परेचर मतलब कितना, 950 डिग्री सेंटीग्रेड। देन द स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, किसके, सोडियम साइनाइड के ये जो कार्बन पार्टिकल्स हैं इसकी बात कर रहा है। देन द स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन आर diffuse on the layer of वर्कपीस के लेयर पे डिफ्यूज करेंगे और आयरन कार्बाइड की सरफेस को प्रोड्यूस कराएंगे, जो सरफेस हमारी हार्ड होगी। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा, है ना। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन आर diffuse on the layer of workpiece surface। एक बात और आप समझिए, जब इस सोडियम साइनाइड से ये नाइट्रोजन गैस और कार्बन गैस दोनों एक साथ डिफ्यूज होकर इस वर्कपीस की सरफेस पर कलेक्ट होने लगे, ऐसे वर्कपीस की सरफेस पे कलेक्ट होने लगे, तो इस वर्कपीस की जो हार्डनेस है अदर प्रोसेस से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से हमारा हो गया। तो इस वर्कपीस की जो हार्डनेस है अदर प्रोसेस से बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पार्टिकल्स और कार्बन के पार्टिकल्स दोनों हमारे डिफ्यूज होकर उस वर्कपीस के अपर लेयर पर कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम लोग लिक्विड कार्बुराइजिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस देखिए, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कार्बुराइजिंग में हम लोगों ने 3 टॉपिक डिस्कस किया, पैक कार्बुराइजिंग, गैस कार्बुराइजिंग और लिक्विड कार्बुराइजिंग। अब हम लोग एक छोटा पार्ट साइनाइडिंग प्रोसेस पढ़ लेते हैं और नाइट्राइडिंग प्रोसेस पढ़ लेते हैं। नाइट्राइडिंग क्या होता है और साइनाइडिंग, ये सारे केस हार्डनिंग के हमारे पार्ट चल रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट हम लोग डील कर लेते हैं, नाइट्राइडिंग प्रोसेस क्या होता है। चलिए यहीं पे डील करते हैं नाइट्राइडिंग प्रोसेस। देखिए नेक्स्ट पार्ट हम लोग डील करेंगे नाइट्राइडिंग प्रोसेस। इसमें हम लोग क्या करते हैं,
अपने वर्कपीस की सरफेस के ऊपर अमोनिया गैस का फ्लो कराते हैं, NH3 गैस का फ्लो कराएंगे, तो जिससे जो नाइट्रोजन के पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर देखिए कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के पार्टिकल्स इस वर्कपीस के ऊपर एम्बेडेड हो जा रहे थे, लेकिन इसमें केवल नाइट्रोजन के पार्टिकल्स को वर्कपीस के ऊपर एक कोटिंग कराएंगे। और कैसी कोटिंग कराएंगे? पहले एक बड़ा सा कंटेनर लेंगे, ऐसे देखिए। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं। एक ऐसा बड़ा सा कंटेनर ले लेंगे, इस तरीके से एक कंटेनर ले लेंगे। अब इस कंटेनर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपने वर्कपीस को रख देंगे। मान लीजिए ये हमारी हो गई टेबल। अब इस टेबल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, अपने वर्कपीस को टुकड़ों में, कई टुकड़ों, मान लीजिए ये वर्कपीस हो गया, छोटे छोटे वर्कपीस हो गए, कई सारे वर्कपीस हम लोग यहाँ पे रख देंगे। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, इस कंटेनर से ऐसे पासेस बना देंगे और यहाँ से भी एक पासेस बना देंगे। अब इस पासेस के अंदर से आप देखिएगा, ये तो हो गया हमारा वर्कपीस। अब यहाँ से हम लोग NH3 गैस को इंटर कराएंगे। देन यहाँ से देखिए ये जो नाइट्रोजन गैस है, इसको हम लोग लगातार हीट करते रहेंगे। और कितने डिग्री, 500 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे लगातार इसे हम लोग वर्कपीस को हीट करते रहेंगे इस पूरे कंटेनर के अंदर। जिससे क्या होगा, जब ये अमोनिया गैस इसके अंदर आएगी तो इस वर्कपीस के साथ ये गैस टकराएगी, सभी वर्कपीस के साथ टकराएगी। और टकराने के बाद अब ये वर्कपीस हमारे गर्म है, तो आयरन क्या करेगा, इस नाइट्रोजन पार्टिकल्स को डिफ्यूज करके अपने ऊपर एक लेयर बनाना शुरू करेगा। और बचेगा हमारा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस हमारी यहाँ से बाहर हो जाएगी। तो इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग नाइट्राइडिंग प्रोसेस कहते हैं। जब वर्कपीस के ऊपर नाइट्रोजन की लेयर को प्रोड्यूस कराना शुरू कर दें तो इसे बोलेंगे नाइट्राइडिंग प्रोसेस। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कौन सी गैस का उपयोग करते हैं। अमोनिया गैस का उपयोग करेंगे इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। टेम्परेचर भी पूछा जाता है, तो चलिए इसको भी पूरा लिख लेते हैं कि इस प्रोसेस में क्या होता है। देखिए, इन नाइट्राइडिंग प्रोसेस या इन दिस प्रोसेस, मतलब इस प्रोसेस के अंतर्गत द नाइट्रोजन कंटेंट, द N2 कंटेंट, नाइट्रोजन के जो कंटेंट हमारे होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस इज इंक्रीज। उस वर्कपीस की सरफेस पर नाइट्रोजन के कंटेंट आएंगे, रिएक्ट करके इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। देन आफ्टर हमारा क्या होगा, दिस इज डन बाय, दिस इज डन बाय हीटिंग एलॉय स्टील, बाय हीटिंग एलॉय स्टील इन एटमॉस्फेयर ऑफ अमोनिया गैस, यहाँ पे ये अमोनिया गैस ही तो प्लेस कराई जा रही है। एटमॉस्फेयर ऑफ अमोनिया गैस प्लेस्ड ऑन वर्कपीस कॉन्टिन्यूअसली। इस वर्कपीस के ऊपर अमोनिया गैस को लगातार कंटिन्यू प्लेस कराया जाता है, जिससे नाइट्रोजन के पार्टिकल्स इसके ऊपर डिफ्यूज होकर कलेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। द टेम्परेचर ऑफ वर्कपीस, द टेम्परेचर ऑफ वर्कपीस इज
500 डिग्री सेंटीग्रेड टू 650 डिग्री सेंटीग्रेड, 650 डिग्री सेंटीग्रेड, सो अमोनिया गैस dissociated in nitrogen and ammonia gas is deassociated in नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। लगभग 500 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड पर अमोनिया आपकी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट जाएगी और ये जो नाइट्रोजन का पार्टिकल्स होगा एसोसिएट हो जाएगी। एंड द मोस्ट कॉमन साइज ऑफ नाइट्रोजन, द मोस्ट कॉमन साइज ऑफ नाइट्रोजन, द मोस्ट कॉमन साइज ऑफ नाइट्रोजन है ना, केस इज ये लगभग 0.3 से 5 mm तक थिकनेस को बना सकता है। 0.3 से 5 mm थिकनेस को बना सकता है। और इसमें देखिएगा इट रिक्वायर्ड 30 to 40 आवर 30 to 40 hour at 500 to 520 degree centigrade temperature after night riding, workpiece is cooled in furnace। यहाँ पे समझिएगा कि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया गैस को फ्लो कराएंगे, 500 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बना के रखेंगे। इस टेम्परेचर पर अमोनिया गैस हमारी डिसोसिएट हो जाएगी और वो हमारी किसमें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में ब्रेक कर जाएगी। उस नाइट्रोजन गैस का यहाँ पे आके डिफ्यूज़न होगा और हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज हो जाएगी। देन ये लगभग 0.3 से 5 mm तक मोटी एक लेयर बना सकती है उस केस को हार्ड करने के लिए, केस यानी कि सरफेस को हार्ड करने के लिए। और लास्ट पॉइंट हमने बताया, इसी फर्नेस में जब इसको हम लोग स्टॉप कर देंगे, लेयर हमारी कंप्लीट हो जाएगी रिक्वायर्ड, तो इसे स्टॉप कर देंगे और इसी फर्नेस में इसे हम लोग कूल करते हैं। तो ये हमारा होता है। एक लास्ट पॉइंट और इसमें देख लीजिए, इसमें एक लास्ट पॉइंट और आप देख लीजिए। देखिए इसमें क्या होगा, नाइट्राइडिंग प्रोसेस इज यूज्ड, नाइट्राइडिंग प्रोसेस इज यूज्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गियर कंपोनेंट, कॉमा मशीन टूल, गियर कंपोनेंट कॉमा मशीन टूल्स कॉमा सिलेंडर लाइनर कॉमा गेज एंड कैम वाल्व, गेज कॉमा कैम वाल्व, जो कैम आपका होता है, कैम होती है ना, हम लोग कैम मैकेनिज्म का यूज करते हैं। कैम शाफ्ट पर कैम लगा होता है, उस कैम पर 2 वाल्व लगे होते हैं। इस तरीके से ये जो कैम वाल्व हमारे होते हैं, इन कैम वाल्व को बनाने के लिए, गियर कंपोनेंट जो भी होते हैं उन्हें बनाने के लिए, मशीन टूल्स बनाने के लिए, और सिलेंडर लाइनर जो हमारा होता है जब लाइनिंग करते हैं सिलेंडर में, तो उसे बनाने के लिए हम लोग अपना नाइट्राइडिंग प्रोसेस का उपयोग करते हैं। अब चलिए नाइट्राइडिंग के बाद एक साइनाइडिंग प्रोसेस देख लीजिए। केस हार्डनिंग का हमारा
एक टॉपिक होगा साइनाइडिंग प्रोसेस। तो चलिए इसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, हमारा साइनाइडिंग प्रोसेस क्या होता है। इसे राइट डाउन करिए, फिर हम लोग साइनाइडिंग प्रोसेस को पढ़ते हैं। इसे राइट डाउन करिए, फिर हम लोग साइनाइडिंग प्रोसेस को पढ़ते हैं। चलिए तो अब देखिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लास्ट में इसका, जैसे नाइट्राइडिंग था वैसे ही साइनाइडिंग प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं। और ज़्यादा सरफेस को हार्ड करना हो, जैसे इससे हमें जो सरफेस हार्ड मिली और उससे ज़्यादा सरफेस को हमें हार्ड करना हो तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इससे कम हार्ड कर पाएंगे। नाइट्राइडिंग में सबसे ज़्यादा हार्ड सरफेस मिलती है, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। यदि इनके सरफेस हार्डनिंग की बात की जाएगी तो इस क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान रखिएगा। पहले यहाँ पे आप देख ही लीजिए एक नोट पॉइंट, ताकि आपके दिमाग में एक इमेज बनी रहे। यदि हम लोग सरफेस हार्डनिंग की बात करें, ऐसे सरफेस यानी कि हम लोग केस हार्डनिंग कर रहे थे, है ना, तो सबसे ज़्यादा जो हार्ड सरफेस मिलती है वो नाइट्राइडिंग से मिलती है। नाइट्राइडिंग के बाद जो सेकेंड पॉइंट पे हमारी सरफेस मिलती है वो हमारी साइनाइडिंग से मिलती है। नाइट्राइडिंग के बाद साइनाइडिंग से मिलती है, और साइनाइडिंग के बाद कार्बोराइजिंग से मिलते हैं। तो इस तरीके से जब उनकी हार्डनेस के अकॉर्डिंग इसको हम लोग क्लासीफाई करेंगे तो सबसे ज़्यादा हार्ड सरफेस हम लोग जब उसके ऊपर नाइट्रोजन की लेयर को एम्बेडेड करा देंगे, कार्बन से ज़्यादा हार्ड सरफेस नाइट्रोजन की लेयर को लगाने से मिलेगी। तो चलिए एक पॉइंट और देख लीजिए, ये हम लोग देख लेते हैं अपना साइनाइडिंग प्रोसेस। साइनाइडिंग प्रोसेस में क्या होता है डियर, इसमें हम अपने वर्कपीस को एक सोडियम साइनाइड के सॉल्यूशन में डिप करा देते हैं। सोडियम साइनाइड के सॉल्यूशन में डिप कराकर लगभग आधे से 1.5 घंटे तक डिप करा के रखेंगे और टेम्परेचर 700 से 850 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रखते हैं, जिससे हमारे वर्कपीस के ऊपर कार्बन पार्टिकल्स यानी कि साइनाइड के पार्टिकल्स कलेक्ट हो जाते हैं, तो सरफेस हमारी हार्ड हो जाती है। इसी प्रोसेस को साइनाइडिंग प्रोसेस कहते हैं। बस इसका एक लाइन में आप जवाब देख लीजिए। इसमें क्या होता है, इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंतर्गत थिन केस ऑफ हाई हार्ड, थिन मतलब पतले, थिन केस ऑफ हाई हार्ड, हाई हार्ड and hardness and wear resistance, wear resistance surface are produced। हाई हार्डनेस और वियर रजिस्टेंट सरफेस को प्रोड्यूस करने के लिए, वो भी कैसी, थिन, थिन मतलब पतले। अगर इसमें थिन वर्कपीस को डालेंगे तो हो सकता है वर्कपीस मेल्ट कर जाए, नाइट्राइडिंग में भी हो सकता है मेल्ट कर जाए। तो इसीलिए पतले वर्कपीस के लिए साइनाइडिंग प्रोसेस का उपयोग करेंगे। आगे देखिए इसमें क्या होगा, प्रोड्यूस्ड ऑन कार्बन एलॉय स्टील। ये सारे प्रोसेस एलॉय स्टील के लिए किए जाते हैं, कहीं लो कार्बन स्टील, कहीं मीडियम कार्बन स्टील और कहीं पे हाई कार्बन स्टील के लिए किया जाता है। इसमें देखिएगा क्या होगा, वर्कपीस इज डिप्ड। डिप्ड मतलब क्या होगा, डुबो दिया जाएगा। किसमें डुबो दिया जाएगा, इन मोल्टेन मेटल बाथ इन विच, ऐसे मोल्टेन मेटल बाथ में डुबोया जाएगा जिसमें पहले से सोडियम साइनाइड का सलूशन अवेलेबल हो।
in which sodium cyanide NaCN is present, जिसमें सोडियम साइनाइड हमारा प्रेजेंट होगा, जिसे हम लोग हीट करेंगे, which is heated to 820 डिग्री सेंटीग्रेड से 860 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर रेंज याद रख लीजिएगा। एंड यूजुअली followed by वाटर क्विंचिंग। देखिए, इस मोल्टेन बाथ में लगभग आधे से 1.5 घंटे तक रखेंगे, बाहर निकाल के वाटर में डिप करा के क्विंचिंग कूल करा देंगे, देन हमें एक हार्ड सरफेस प्रोड्यूस हो जाएगी। आगे कितना देर रखते हैं? द बाथ कंसिस्ट 20 to 30%, 20 से 30% हमारा क्या होगा? सोडियम साइनाइड होगा। 20 to 30% सोडियम साइनाइड एंड 25 to 50% NaCl सोल्यूशन होगा, प्लस 25 to 50% 50% हमारा होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। एंड जो टाइम होगा, टाइम रिक्वायर्ड इज 30 to 90 मिनट, 30 से 90 मिनट का टाइम इसमें दिया जाएगा, जब इस मटेरियल को अपने मोल्टेन बाथ में डिप करा देंगे। डिप कराने के बाद इसे रिमूव करेंगे और वाटर में फर्दर डिप करा देंगे, जिससे क्विंचिंग कूल हो जाएगा, है ना। देन आफ्टर प्रोसेस इज कंप्लीटेड। देन आफ्टर प्रोसेस इज कंप्लीटेड। तो ये था हमारा डियर केस हार्डनिंग का प्रोसेस। अब 2 प्रोसेस और हमारे बचे हुए हैं, उसे भी देख लीजिए। छोटे छोटे प्रोसेस हैं, इंडक्शन हार्डनिंग और फ्लेम हार्डनिंग। दोनों प्रोसेस को हम लोग एक साथ कंपाइल कर लेते हैं। इसे राइट डाउन करिए, फिर हम लोग उन दोनों प्रोसेस को एक साथ यहीं पे कंपाइल कर लेंगे, अपने इंडक्शन हार्डनिंग को और केस हार्डनिंग को। चलिए इसे हम लोग मिटाते हैं और इंडक्शन और केस हार्डनिंग दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। इंडक्शन हार्डनिंग और फ्लेम हार्डनिंग, केस नहीं, केस तो हमारा अभी तक चल ही रहा था। चलिए इसे भी रिमूव कर देते हैं। देखिए, इंडक्शन हार्डनिंग और फ्लेम हार्डनिंग दोनों में अंतर एक साथ देख लीजिए क्या होता है। दोनों में ही सरफेस को हार्ड किया जाता है। ऐसे देखिए, इंडक्शन हार्डनिंग एक तरफ हम लोग ले लें, इंडक्शन हार्डनिंग और दूसरी तरफ हम लोग ले लें
केस हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, और इधर हम लोग ले लें फ्लेम हार्डनिंग। फ्लेम, दोनों एक साथ समझ लीजिए होता क्या है। इंडक्शन हार्डनिंग में हम लोग सपोज करिए कि हमारे पास एक वर्क पीस हो, इस तरीके से एक हमारे पास वर्क पीस हो। अब इस वर्क पीस की सरफेस को हमें हार्ड करना है, तो हम क्या काम करेंगे, इसके चारों तरफ एक कॉइल लगा देंगे। ऐसे देखिए, इसके चारों तरफ डियर एक हम लोग कॉइल लगा देंगे और इस कॉइल को हम लोग कनेक्ट कर देंगे अपने पावर सप्लाई से। अब ये जो हमारी पावर सप्लाई होगी, यहाँ पर हम लोग रखेंगे एसी पावर सप्लाई। इसे इसके साथ कनेक्ट कर देंगे और इसे इसके साथ, एक को नेगेटिव टर्मिनल, एक को पॉजिटिव टर्मिनल, जिससे हमारी करंट लगातार फ्लो हो। और ये जो होगा, ये जो सिस्टम होगा, ये ऊपर और नीचे ऐसे मूव कर सकता है। ये ट्रांसफार्मर फिक्स रहेगा, ये कॉइल मूव करेगी। वायर यहाँ पे काफ़ी बड़े रहते हैं। जैसे आप वेल्डिंग टॉर्च को देख लीजिए, टॉर्च लेके आप मूव करेंगे लेकिन आपका ट्रांसफार्मर थोड़ी मूव होगा। तो ये हो गया आपका। अब क्या होगा, जब यहाँ से हम पावर ऑन करेंगे तो इसके चारों तरफ ये इंडक्शन वेव्स निकलेंगी। जैसे इंडक्शन फर्नेस के अंदर मटेरियल को हीट करते थे, सिमिलर ये हमारी होती है इंडक्शन कॉयल। इंडक्शन कॉयल, इस इंडक्शन कॉयल से वेव्स निकलेंगी और मटेरियल को हीट करेंगे। हीट करने के बाद हम कॉयल को ऊपर ले जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे पहले यहाँ पे कॉयल थी, अब इसे पूरे पोर्शन को हीट करेगी। फिर कॉयल को हम ऊपर ले गए, ऊपर ले जाने के बाद यहाँ पर इसके चारों तरफ एक ट्यूब ऐसे लगाएंगे। दूसरे कलर से दिखा देते हैं, ऐसे एक ट्यूब लगाएंगे। और इस ट्यूब में क्या होगा, एक तरफ से डियर हम लोग H2O को इन कराएंगे और एक तरफ से H2O हमारा आउट होगा। ये कोल्ड H2O होगा। और ये जब जाएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको जैसे आप कूलर की पाइप देखिए, वो क्या होता है, ऊपर से होल किए रहते हैं छोटे छोटे, पानी जाता है उस होल से गिर के फिन्स में खूब ठंडी ठंडी हवा के साथ आके ठंडा फील कराता है। सिमिलर क्या होगा, ये जो हमारे ऐसे स्प्रे कराएंगे इस तरीके से, जब ये वाटर जाएगा चारों तरफ स्प्रे कराएगा तो इसे क्विंचिंग कूल कर देगा। पहले इंडक्शन द्वारा हार्ड करेंगे, फिर कॉइल को ऊपर ले जाएंगे और वाटर लगातार स्प्रे करता रहेगा। फिर यहाँ पे जब ये हीट हो जाएगा, फिर कॉइल को ऊपर ले जाएंगे और फिर वाटर वाली कॉइल को हम ऊपर ले जाएंगे। अब यहाँ हार्ड हो गया, फिर यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया। इस तरीके से हम लोग जो प्रोसेस अपनाते हैं इसे डियर इंडक्शन हार्डनिंग बोलते हैं। दूसरी बात करेंगे फ्लेम हार्डनिंग की। फ्लेम हार्डनिंग में कुछ विशेष नहीं है, सिमिलर वही प्रोसेस होगा। वर्कपीस हो गया आपका, वर्कपीस हो गया। अब की बार देखिए, पहले इसे हीट करने के लिए हम लोग इंडक्शन करंट का यूज करते थे, लेकिन यहाँ पर इसे हीट करने के लिए एसिटिलीन फ्लेम का यूज करेंगे, जो गैस वेल्डिंग में किया जाता था। ऐसे देखिए, इसे हम लोग यहाँ से एक पाइप सप्लाई यूज करेंगे और इस पाइप सप्लाई में C2H2 गैस को इन कराएंगे और ये यहाँ से क्या होगी, इस तरीके से गैस निकलेगी और मटेरियल को हीट करेगी। और बाकी का पूरा ये जो वाटर का ड्रायर लगा होगा, ये सिमिलर उसी तरीके से लगा होगा जैसे इसके पहले वाले में लगा था। ये वाटर का ड्रायर इस तरीके से H2O जाएगा और H2O बाहर आएगा। ये ऐसे स्प्रे करेगा और इसकी सरफेस को कूल करेगा। तो ये था स्टूडेंट हमारा इंडक्शन हार्डनिंग प्रोसेस और फ्लेम हार्डनिंग। डिफरेंस इतना है कि फ्लेम हार्डनिंग में एसिटिलीन गैस का यूज़ करते हैं और इंडक्शन हार्डनिंग में एसी पावर इंडक्शन कॉइल का यूज़ करते हैं। चलिए दो पॉइंट इन पर नोट कर लेते हैं, कौन कितना क्या कैसे होता है।
तो देखिए पहले इंडक्शन हार्डनिंग में देख लीजिए, अब लगातार नोट कर देते हैं। इन दिस प्रोसेस increase hardness, wear resistance and endurance limit। ये टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ये जो शब्द हम लोग लिख रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी डायरेक्ट यही शब्द पूछ लिए जाते हैं। हार्डनेस, वियर रेजिस्टेंस एंड एंडुरेंस लिमिट ऑफ सरफेस इन दिस प्रोसेस फॉर क्विंचिंग वाटर इज यूज्ड। वाटर इज यूज्ड फॉर क्विंचिंग। क्विंच यानी ठंडा करने के लिए वाटर का उपयोग करेंगे। इसमें भी देखिए, इन दिस प्रोसेस वाटर इज यूज्ड फॉर क्विंचिंग। ये हमारा हो गया। आगे बात करेंगे कार्बन परसेंट 0.4 से लगभग 0.5% सफिशिएंट एलॉइंग एलिमेंट एज क्रोमियम, निकल यानी कि Ni, molybdenum, it means MO are used। The work is placed in helical coil। The workpiece is placed in हेलिकल कॉइल। इस वर्कपीस को हेलिकल कॉइल में हम लोग प्लेस कर देते हैं, मतलब रख देते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। इज कॉल्ड इंडक्टर, जिसे हम लोग इंडक्टर बोलते हैं। इज कॉल्ड इंडक्टर। AC पावर सप्लाई आर यूज्ड। AC पावर supply are used then after the magnetic field induced अब मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस जनरेट होगा तो हीट हमारी जनरेट होगी, जिससे वर्कपीस हीट होगा। सो heat are generated and heat up the workpiece। इसके जो मेन एडवांटेज होते हैं, कुछ एडवांटेज की बात कर लेते हैं, 2-3 पॉइंट मेन जो एग्जाम में आते हैं। बाकी प्रोसेस तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा। इसके एडवांटेज देख लीजिए। पॉइंट 1 देख लीजिए, ये हमारा क्या होता है, इस तरीके के प्रोसेस से जब हम इसकी केस हार्डनिंग करते हैं तो बहुत कम टाइम रिक्वायर्ड होता है, कम टाइम लगता है। तो ऐसे देख लीजिए, लेस टाइम रिक्वायर्ड। और आगे बात करते हैं, अच्छा, इसके अंदर जितनी डेप्थ ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूस करानी हो, मतलब वर्कपीस के अंदर मान लीजिए इतनी डेप्थ तक हार्डनेस प्रोड्यूस करानी हो या इतनी डेप्थ तक, यहाँ पे देखिए ये जो फ्लेम है
फ्लेम में आप डेप्थ ऑफ हार्डनेस कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ करंट है, पावर को तो आप कंट्रोल कर सकते हैं ना, कब कितनी देनी है, कम या ज़्यादा। तो डेप्थ ऑफ हार्डनेस आर कंट्रोल्ड, लेकिन इसमें डेप्थ ऑफ हार्डनेस कंट्रोल नहीं होगा। डेप्थ ऑफ हार्डनेस कंट्रोल, लेकिन यहाँ पे देखिए डेप्थ ऑफ हार्डनेस आर नॉट कंट्रोल। क्यों नहीं कंट्रोल कर पाएंगे? क्योंकि फ्लेम का यूज हम लोग कर रहे हैं। फ्लेम कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा इस तरीके से स्ट्राइक करती हैं। ये हमारा हो गया। आगे बात करते हैं, डिस्टॉर्शन इज रिड्यूस्ड। डिस्टॉर्शन मतलब टूट फूट, इसमें टूट फूट के चांसेस होंगे ही नहीं, ना इसमें होंगे ना इसमें होंगे। डिस्टॉर्शन इज रिड्यूस्ड। सिमिलर यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा डिस्टॉर्शन इज रिड्यूस्ड। बस अंतर इसमें इतना होगा कि यहाँ एसिटिलीन फ्लेम का यूज करेंगे और यहाँ पर एसी कंडक्टर या इंडक्टर का यूज करेंगे। अब इसके देखिए, अगर बात करेंगे कोई खोखली सरफेस हो, मान लीजिए इस तरीके से कोई हॉलो सरफेस हो, तो इसके अंदर इंडक्टर कॉइल हम लोग फ्लो करा देंगे, देन ये सरफेस अंदर की हार्ड हो जाएगी। तो ये जो होता है हॉलो सरफेस के लिए, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सरफेस की हार्डनिंग आसानी से कर लेते हैं। तो ऐसे देखिए, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस आर हार्डेंड। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सरफेस को हार्ड कर सकते हैं। सिमिलर गैस की ट्यूब को भी हम अंदर ले जाकर ऐसे ही कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसके यूज की बात करेंगे, थोड़ा सा जो आने वाला क्वेश्चन है वो देख लीजिए। ये हमारा कहाँ कहाँ यूज होता है, कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, इसे देखिए कैम शाफ्ट कॉमा क्रैंक शाफ्ट जो ऑटोमोबाइल में यूज किए जाते हैं, कैम और क्रैंक शाफ्ट, कॉमा ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, कॉमा कोल्ड रोलिंग मिल, कोल्ड रोलिंग मिल, कॉमा स्प्लाइन शाफ्ट, स्प्लाइंड शाफ्ट, कॉमा क्रेन व्हील, कॉमा स्पिंडल एंड ब्रेक ड्रम, स्पिंडल एंड ब्रेक ड्रम। तो इतनी जगह पे स्टूडेंट हम लोग इसका उपयोग करते हैं, इतनी जगह पर हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इसके भी एग्जांपल्स कुछ ले लेते हैं, है ना। इसके भी एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं। यूज्ड इन, ये हमारा कहाँ कहाँ यूज होगा, पिस्टन पिन बनाने में, पिस्टन पिन को हार्ड करने में, बनाने में नहीं, पिस्टन पिन को हार्ड करने में, कॉमा लार्ज गियर यानी कि बड़े साइज के गियर, लार्ज गियर बनाने में, कॉमा हैंड टूल्स बनाने में, हैंड टूल्स बनाने में, कॉमा शाफ्ट कैम और मिल रोल, शाफ्ट कैम एंड मिल रोल यानी कि रोलिंग मिल रोल आदि को बनाने में इसका हम लोग यूज करते हैं। और इसका बस ये एक चीज़ जान लीजिएगा, जो टेम्परेचर होता है, ये जो टेम्परेचर होता है वो कितना होगा भाई, फ्लेम का टेम्परेचर आपका 3200 से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगा। तो ऐसे देखिएगा, टेम्परेचर होगा जो 3200 से
3500 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कौन सी, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का उपयोग हम लोग कर लेंगे, है ना। और इसमें बात करेंगे जो हमारा ये थिकनेस ऑफ हार्डनेस होगा, थिकनेस ऑफ हार्डनेस जो होगा वो लगभग 2 to 4 mm तक किया जा सकता है, 2 to 4 mm तक इसका हम लोग ये जो थिकनेस अंदर कितना जा सकते हैं, 2 से 4 mm तक जा सकते हैं। तो ये बस आप समझिए कि ये हमारा था इंडक्शन हार्डनिंग प्रोसेस और ये हमारा था फ्लेम हार्डनिंग प्रोसेस। तो ऐसे हम लोग डियर क्या करते हैं, अपने हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। कितने टाइप का हम लोगों ने हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है वो सारे प्रोसेस को हम लोगों ने डील किया। अब स्टूडेंट हम लोग हमारा मटेरियल साइंस का एक लास्ट लेक्चर बचेगा जिसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डील करेंगे। उसमें हम लोग डील करेंगे कि हीट ट्रीटमेंट का एक कर्व होता है, एक हीट ट्रीटमेंट का कर्व होता है, कहाँ पर एनीलिंग होगा, कहाँ पे नॉर्मलाइजिंग होगा, कहाँ पे हार्डनिंग होगा, कहाँ पे टेम्परिंग। अच्छा, एक प्रोसेस हमारा छूट रहा है अभी, टेम्परिंग प्रोसेस हमारा छूट रहा है। जब हम लोग हार्डनिंग कर लेते हैं तो इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेज भी जनरेट हो जाते हैं, जिसे रिमूव करने के लिए हम लोग टेम्परिंग प्रोसेस का उपयोग करते हैं। बस 2 लाइन का है, उसको भी आप देख लीजिए कि टेम्परिंग प्रोसेस हम लोग कैसे करते हैं। जब देखिए यहाँ पे हम लोग हार्डनिंग प्रोसेस करते हैं तो बहुत सारे डिसएडवांटेज हमारे जनरेट हो जाते हैं, जिसे रिमूव करने के लिए हम लोग टेम्परिंग प्रोसेस का उपयोग करते हैं। तो ये हमारा होता है टेम्परिंग प्रोसेस। तो उसे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे कि टेम्परिंग प्रोसेस हमारा क्या होगा, और टेम्परिंग प्रोसेस का पूरा जोन हम लोग जो लो टेम्परिंग, मीडियम टेम्परिंग और हाई टेम्परिंग प्रोसेस ये सारे क्या होते हैं, इसको हम लोग डियर चलिए नेक्स्ट लेक्चर में डील कर लेंगे। बस अभी के लिए आप इतना जानिए कि हार्डनिंग के बाद जो भी वियर एंड रेजिस्टेंस यानी कि जो भी कमियां रह जाती हैं उसे दूर करने के लिए हम लोग टेम्परिंग प्रोसेस का उपयोग करते हैं। जैसे आप कहते नहीं कि लोहे को टेम्पर करवा लेना, तो उसी को हम लोग टेम्परिंग प्रोसेस कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू ऑल ऑफ यू माय डियर।